मयूरेश, एसबीआई के जो 5 स्टेट बैंक है उसके मर्जर को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी बैंक बोर्ड ब्यूरो की कल बैठक में मिल चुकी है। अब इस मर्जर के बाद एसबीआई को आप कहां प्लेस करते हैं? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो बैलेंस शीट है वो काफी इनहेंस हो जाएगी, वर्ल्ड वाइड भी जो बेंचमार्क है एसबीआई का वो भी रेज होगा। मॉर्निंग दीपाली जी, आई थिंक मर्जर तो अभी एक सर्टिटी लगती है, लेकिन टाइमलाइन इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट इशू। दूसरा बात आपको ये देखनी चाहिए कि जो 5 एसोसिएट बैंक्स हैं, हर एक के एक मार्जिन प्रोफाइल अलग अलग है, डिपॉजिट ग्रोथ अलग है, एडवांसेस अलग है, और वहां पे क्लियर इंपैक्ट आ सकता है। तीसरा, आई थिंक एम्प्लॉय कॉस्ट्स ये एक बहुत डिटर्मिनिंग फैक्टर हो सकता है, और हालांकि आई थिंक काफी एम्प्लॉयज रिटायर हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। आई थिंक काफी एम्प्लॉयज ऐड होने के कारण आई थिंक द कॉस्ट पर एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू गो अप। इसके वजह से जो आई थिंक सुमित बता रहे थे, आई थिंक एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी टेकिंग अ हिट, मार्जिन्स में थोड़ा स्क्वीज आ सकता है, क्योंकि जैसे इनके डिपॉजिट और एडवांसेस हैं करंटली स्टैंड अलोन एंटिटी के मर्जर के बाद, वो रेशियोज और स्प्रेड्स में थोड़ा फर्क आ सकता है। एसेट क्वालिटी पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है इन सम केसेस वेयर देयर इज स्टिल स्ट्रेस एग्जिस्टिंग ऑन द स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, और वो रिकवरी में अभी भी 1-2 क्वार्टर जाएंगे एसबीआई को। तो कहीं ना कहीं आई थिंक लॉन्ग टर्म सिनर्जीज डेफिनेटली आ सकती है, टाइमिंग रिमेन्स एन इशू, बट शॉर्ट टर्म मेरे ख्याल से आई थिंक स्टॉक कैन रिमेन अंडर प्रेशर, क्योंकि जैसे कंसोलिडेशन होता है रिटर्न रेशियोज डेफिनेटली इंपैक्ट होते हैं। लेकिन जो मयूरेश, जैसे कि आपने कहा कि ठीक है लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं, एग्जैक्टली जैसे कि सुमित ने भी कहा कि इस पूरे इंटीग्रेशन का, इस पूरी अगर आप देखें प्रक्रिया का जो एक्चुअल बेनिफिट है एसबीआई खुद कहते हैं कि FY18 से मिलेगा, लेकिन हमें शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अगर मुझे आइसोलेशन में सिर्फ एसबीआई में बात करनी है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस चैप्टर से पहले एक चैप्टर और खुल रहा है, वो है Q4 नंबर्स। आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को राय क्या दी, कैसे अप्रोच करें इस वक्त निफ्टी बैंक को या फिर किसी और बैंकिंग काउंटर को, या इस वक्त नंबर्स से पहले आपको एसबीआई स्ट्राइक कर रहा है ज्यादा? मॉर्निंग वीरेंद्र जी, आई थिंक एसबीआई के अगर हम नंबर्स की बात करें Q3 में मैनेजमेंट कमेंट्री काफी साफ थी। अगर हम स्ट्रक्चर्ड पाइपलाइन देखें, क्यूआर रिविजनिंग देखें, और जिसमें स्लिपेज में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दे रिमेन एट द सेम लेवल इन Q4, आई थिंक स्ट्रेस बैलेंस शीट पे बिल्कुल बरकरार रह सकता है। दूसरी बात आपको ये देखनी चाहिए, जो निम्स हैं स्टेट बैंक के, आई थिंक वो कहीं ना कहीं प्रेशर में आ सकते हैं। हालांकि आई थिंक ओनली ऑफसेटिंग फैक्टर इसका एक स्ट्रॉन्ग कासा रेशियो है, कैपिटल एडिक्वेसी स्ट्रॉन्ग है, एंड देयर इज स्टिल सम इनफ्लक्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसलिए आई थिंक जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है एसबीआई की, आई थिंक वो इनहेरेंट है, और जो बुक का क्वालिटी पे एक प्रेशर हमने देखा है शायद बरकरार रह सकता है। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ग्रेट सेट ऑफ नंबर्स टू कम थ्रू इन Q4। Q3 के जो सिस्टम में नंबर्स आए थे, आई थिंक सिस्टमैटिक रिस्क्स अभी भी रह सकती है विद एक्सपोजर्स टू स्ट्रेट हाउस सेक्टर्स। और ज्यादा पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री का सवाल रहा, आई थिंक आई हैव स्टिल मेंटेन माय कॉल ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कि प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्पेशली द लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये आई थिंक एक बेटर कॉल रहेंगे फॉर द बेटर पार्ट ऑफ FY17। अर्निंग्स ग्रोथ आई थिंक काफी अच्छी रह सकती है, स्पेसिफिकली रिटेल ओरिएंटेड बैंक्स की, जहां पर हमने एसेट क्वालिटी प्रेशर्स नहीं देखे और कैपिटल एडिक्वेसी काफी स्ट्रांग है। जी, लेकिन एसबीआई और इस मर्जर की खबर के बाद कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की ओर से जो व्यू आ रहा है वो भी मिक्स्ड है। मॉर्गन स्टैनले का मानना है कि मर्जर कॉस्ट क्या होगी, एम्प्लॉय कॉस्ट क्या पड़ेगी ओवरऑल, वो देखना होगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो रेटिंग है उसको अंडरवेट रेटिंग दी है, और 120 के टारगेट्स की यहाँ पर बात की है मॉर्गन स्टैनले ने। जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल रेटिंग मेंटेन रखी और कहा है कि बैंक को पहले अपनी एसेट क्वालिटी सुधारने पर जोर देना चाहिए था, मर्जर के बारे में बाद में सोचना चाहिए था। वहीं गोल्डमैन सैक्स की ओर से भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी एसेट क्वालिटी कंसर्न्स काफी हैं, उस पर फोकस करना चाहिए था बैंक को, और कहा है कि एक लंबा समय लगेगा ये पूरा स्ट्रीमलाइन होने में। तो मिक्स व्यू है यहाँ पर ब्रोकरेज इंस्टीट्यूशंस का भी इस मर्जर पर, लेकिन एक कमेंट टेक्निकली भी ले लेते हैं। राकेश, आपका व्यू क्या है ऑन एसबीआई? देखिए जी, मेरा व्यू दीपाली बेचने का है, उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए। पीएसयू बैंक्स एकदम वीक है, सबसे वीक है। अगर कहीं बैंकिंग में बाइंग करनी है तो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में बाइंग करनी चाहिए, वो भी स्टॉक स्पेसिफिक होकर। सिर्फ एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक, इवन कोटक महिंद्रा बैंक में भी नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिली है। मार्केट वोलाटाइल है, पीएसयू बैंकिंग से क्लियरली दूर रहना चाहिए। और ये जो मर्जर का न्यूज है जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, पैट 17 से 19% बढ़ेगा, बट जो ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस है वो भी काफी बढ़ेंगे, 33% बढ़ने का अंदेशा है। मेरा ऐसा मानना है पीएसयू बैंकिंग से दूर रहना चाहिए। जी वीरेंद्र, एक और चीज आपने देखी होगी कि कल के बाजार में जो ऑटो स्टॉक्स थे वो तेज रफ्तार भाग रहे थे। मारुति सुजुकी, M&M 2.25% बढ़कर बंद हुए, लेकिन इन दोनों ही कंपनियों की जो गाड़ियां हैं वो महज 64-65 की स्पीड पर भी जो क्रैश टेस्ट है वो फेल कर गई। मतलब एक चीज है, आपने जो बात कही, एक तो स्टॉक्स और गाड़ी इनकी संभल के चलाएं आज की तारीख में। जैसे कि दीपाली ने कहा कि 65 की स्पीड पे
जो क्रैश टेस्ट हुए हैं उसमें भी ये कंपनियां फेल हो गई हैं। देश की 7 कारें क्रैश टेस्ट में फेल हो गई हैं। महिंद्रा की स्कॉर्पियो जो हाईएस्ट सेलिंग कार है, स्कॉर्पियो को लोग ऐसे लाते हैं जैसे पुष्पक विमान हो। अब आप रोड पर देख लीजिए स्कॉर्पियो जो चलते हुए आती है और तो वो क्रैश टेस्ट में फेल होना, अगर आप देखें इन ऑटो कंपनियों के लिए सेटबैक है। महिंद्रा की स्कॉर्पियो, मारुति की सेलेरियो जिसको बहुत अच्छे अवतार में उतारा था इन्होंने ऑटोमेटिक वर्जन में, हुंडई इयॉन, रेनॉल्ट क्विड जो अभी अगर आप देखें ऑलमोस्ट छोटी कारों के सेगमेंट में बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर चुकी है, क्योंकि प्राइसिंग काफी स्ट्रांग रखी थी इन्होंने लोअर लेवल्स पे 3.25 लाख 345 की रेंज में। लेकिन अपने आप में आई थिंक जिन स्टैंडर्ड्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं उन मानकों को तो नहीं, शायद मुझे याद है अच्छी तरीके से पिछली बार जब ये क्रैश टेस्ट हुआ था दीपाली, तो मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी डिजायर वो भी क्रैश टेस्ट में फेल हो गई थी और वो भी 65-70 की स्पीड की रेंज में। तो ऑटो कंपनियों के लिए अगर आप देखें बड़ी बड़ी नेगेटिव खबर है। यहाँ पर हायर स्टैंडर्ड्स और बेटर नॉर्म्स की बात होती है और ऐसे में मौजूदा जो कार्स है वो क्रैश टेस्ट में जो फेल हुई है वो डेफिनेटली अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। हालांकि कंपनी की ओर से सफाई आई है, M&M ने कहा है कि स्कॉर्पियो के जिस वर्जन का वो क्रैश टेस्ट में इस्तेमाल किया गया वो नॉन एयरबैग स्कॉर्पियो थी और आमतौर पर उनके 70% कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि एयरबैग लेस स्कॉर्पियो ये तथ्य किसी भी सर्कमस्टेंसेस में एक्सेप्टेबल नहीं है। एयरबैग तो तभी काम करेगा ना जब ढांचा कुछ तो सही दे, आई मीन आपको सिक्योर करे थोड़ा सा, तो एयरबैग तो तभी कोई सहूलियत देगा। मयूरेश, आई थिंक ये मेजर सेटबैक है इन तमाम ऑटो कंपनियों के लिए, स्पेशली M&M के लिए और मारुति के लिए। और क्योंकि मारुति का छोटी गाड़ियों के सेगमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, आई थिंक उनके लिए मेजर सेटबैक है ये। सिलेरियो जिसने काफी वॉल्यूम जनरेट करे थे आई थिंक ऑटोमेटिक वर्जन में आने के बाद, कैसे देखते हैं आप इस खबर को? सेंटिमेंटल सेटबैक हो सकता है, लेकिन आई थिंक इंडिया हैज टू कम आउट विद अ लॉट ऑफ नॉर्म सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज को लेके। लेकिन कहाँ जहां तक आई थिंक स्टॉक्स का सवाल रहा, अगर हम मारुति की बात करें तो प्रोडक्ट मिक्स काफी तगड़ा है इनके पास। जो एंट्री लेवल गाड़ियां हैं आई थिंक दे आर स्टिल डूइंग वेल। कंपटीशन आई जरूर है, आई थिंक रेनॉल्ट की क्विड आई है एंड यू सीन अ लॉट ऑफ लॉन्चेस कमिंग थ्रू, बट आई थिंक द मार्केट शेयर इज स्टिल बीइंग मेंटेन्ड। दूसरी बात आई थिंक जैसे इन्होंने आई थिंक एक लोकलाइजेशन की तरफ जो पहल उठाई है और द पास्ट सो मेनी क्वार्टर्स, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिलेगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। और जैसे इन्होंने आई थिंक एक इंटीग्रेशन किया था लास्ट 4 क्वार्टर पहले, आई थिंक उसके भी एक पॉजिटिव सिनर्जीज देखने मिलेंगे। आई थिंक द ओनली पॉजिटिव इफेक्ट प्रॉब्ली दैट आई सी गोइंग फॉरवर्ड विल बी मॉनसून्स आर बेटर। आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छी रह सकती है देन व्हाट मोस्ट एनालिस्ट एक्सपेक्ट। नेगेटिव खबर ये रहती है कि जैसे येन की मूवमेंट रहेगी डॉलर के अगेंस्ट और रॉयल्टी पेमेंट्स रहेगी, वहां पे एक थोड़ा मार्जिन पे प्रेशर आ सकता है। तो आई थिंक ऑल दीज फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर्ड। बट मारुति के आई थिंक जो एक मंथली नंबर्स आएंगे आई थिंक वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर थ्रो करेंगे इन माय ओपिनियन ऑन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। कुल मिला के देखिए सर, शेयर बाजार अलग चीज है, लेकिन एक सीख ये भी है कि गाड़ी थोड़ा धीरे चलाएं। अगर आप मारुति की गाड़ी चलाते हैं सेफ चलाएं, धीरे चलाएं और आपकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट उसके बाद आता है। खैर मयूरेश के बाद मैं थोड़ा सा एक टेक्निकल व्यू ले लेता हूँ यहाँ पर राकेश का। राकेश, आई मीन मारुति कल इसलिए स्ट्राइक कर रहा था क्योंकि मारुति कल 4000 के लेवल को, अपने उस लॉस्ट ग्राउंड को फिर सिक्योर करने की कोशिश कर रहा था। M&M के लिए कल दिन अच्छा था क्योंकि M&M ने अपने आप को 1300 की चैनल से थोड़ा सा बाहर प्लेस करने की कोशिश करी। अगर मैं आपको कहूँ आई थिंक अगर आप ऑटो में आपको कुछ ट्रेड करना है तो वो क्या ट्रेड होगा, और M&M मारुति पर स्पेशली आपका मैं टेक्निकल व्यू चाहूंगा। देखिए वीरेंद्र, महिंद्रा एंड मारुति की अगर आप बात करें तो दोनों के टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव हैं। महिंद्रा ने एक डबल बॉटम लगाया हुआ है 1300 के अराउंड, बट दोनों में से अगर कुछ करना हो, ऑटो में पिक करना हो, तो मारुति के साथ जाना चाहूंगा, जहां मुझे लगता है नीचे में 3840 3850 एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ऑटो में कहीं कोई स्ट्रेंथ लगती है तो वो मारुति में लगती है। जी, इनफैक्ट मयूरेश एक और कमेंट में लेना चाहती हूँ ऑटो पॉकेट से, और मैं इसको थोड़ा सा प्रिसाइज कर देती हूँ। वो है ट्रैक्टर स्टॉक्स, एस्कॉर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और VST टिलर्स। ये 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बीते 3 महीने में एक अच्छे खासे रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस के बाद हमने देखा कि 12% का मूव इसने दिया है। एस्कॉर्ट्स 43% के आसपास चला है, VST टिलर्स में भी 37% का मूव आया है। अच्छे मानसून और अच्छे मानसून के बाद अच्छी ट्रैक्टर सेल्स के होप में ये तेजी बनी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ अच्छा मॉनसून इन स्टॉक प्राइसेस को या फिर इन कंपनियों के ट्रैक्टर सेल्स को इंप्रूव कर सकता है? क्योंकि कंसर्न्स यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं, क्योंकि कंसर्न्स यहाँ पर ग्लोबल एग्री प्राइसेस को लेकर भी हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस में क्या ग्रोथ रहती है, एग्रीकल्चर क्रेडिट की अवेलेबिलिटी क्या होती है, कि ये कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि ट्रैक्टर सेल्स को के बारे में रिफ्लेक्ट करेंगे कि एक्चुअल में सिचुएशन है क्या। तो अप्रोच अभी इसीलिए इन स्टॉक्स को लेकर रखनी क्या चाहिए जो हाल ही का मूव आया है, स्पेशली उसके बाद?
नहीं, बिल्कुल आई थिंक ये सारे ट्रैक्टर रिलेटेड स्टॉक्स ने एक प्रीएम्प्टिव मूव दिया है, क्योंकि अगर मानसून अच्छे रहते हैं तो एक तो प्री बाइंग होती है और दूसरा मानसून के चलते हुए आई थिंक बाइंग कंटिन्यू रहती है। तो मुझे लगता है आई थिंक जैसे M&M का फार्म इक्विपमेंट सॉल्यूशंस बिजनेस है, आई थिंक द नंबर्स कैन बी एक्सपोनेंशियल अगर मानसून अच्छे होते हैं तो, एंड दिस हैज बीन हिस्टोरिकली प्रूवन। दूसरी बात आपको ये भी देखनी चाहिए कि लास्ट 2 वर्षों में आई थिंक जैसे ड्रॉप सिचुएशन थी, बेस इफेक्ट और जो बेस नंबर्स है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो काफी अच्छे लगने वाले हैं फॉर दिस क्वार्टर एंड द क्वार्टर्स टू कम, क्योंकि जो बेस इफेक्ट पे जो इम्प्लाइड इफेक्ट आएगा वो बहुत अच्छा होगा। तीसरा आई थिंक जो डिस्काउंटिंग फैक्टर था वो लार्जली आई थिंक कम होते जाएगा, जिसकी वजह से रियलाइजेशन इंप्रूव होंगे स्पेसिफिकली फॉर ट्रैक्टर रिलेटेड स्टॉक्स। हालांकि आई थिंक प्राइस मूवमेंट काफी तगड़ा रह चुका है मेरे ख्याल से। आई थिंक VST टिलर्स या महिंद्रा एंड महिंद्रा अगर इन्वेस्टर्स होल्ड करें तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। जी चलिए, अब से 1 मिनट बाद हम आपको बताएंगे आज का ट्रेड, लेकिन उससे पहले कुछ और शेयर्स देख लेते हैं जहां पर आज खबरें हैं। आपको 5 स्टॉक्स पर आज आप नजर रखनी है जहां पर तेज एक्शन एक्सपेक्टेड है। एक्शन इसलिए रह सकता है क्योंकि ये 5 वो शेयर्स है जो कि F&O सेगमेंट में शामिल हो सकते हैं। जुबिलेंट लाइफ, इंटेलेक्ट डिजाइन F&O में शामिल होंगे, वक्रांगी, टोरेंट पावर भी शामिल होंगे, NIT टेक को F&O में डालने पर विचार हो रहा है। तो ये 5 शेयर्स रहेंगे जो कि आज एक्सट्रीम एक्शन दिखा सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर जब शेयर कोई भी F&O सेगमेंट में आता है तो जो मोमेंटम है वो ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग आना शुरू हो जाता है। बहुत संक्षेप में राकेश, कोई स्टॉक पिक करना चाहेंगे आज के लिए इन 5 में से? मैं इनमें से कुछ भी पिक नहीं करना चाहूंगा। सब स्टॉक जो हैं ऊपर से करेक्शन दिखा रहे हैं और इस खबर के चलते मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में कुछ बाइंग करनी चाहिए। तो बिकवाली अगर आपका कोई स्ट्रैटेजी हो? नहीं दीपाली, इसमें कोई बिकवाली भी नहीं। इसमें से सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निकल चार्ट पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है वो है टोरेंट पावर लगता है। बट एज ऑफ नाउ जिस तरीके से मार्केट है, मेरा समझ है जो काउंटर्स ऑलरेडी F&O के अंदर है वहां फोकस करना चाहिए। जी चलिए, इसके अलावा अब बात करेंगे आज के ट्रेड की, यानी एक वो स्टॉक जो कि आज आपको दिन भर एक्शन दिखा सकता है, आपको नजर रखनी है। फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों के आधार पर आज का ट्रेड पिक किया गया है। तो रुक कर लेते हैं हमारा खास सेगमेंट का टुडेज ट्रेड। वीरेंद्र हर रोज एक स्टॉक पिक करते हैं टुडेज ट्रेड में, तो आज भी जान लेते हैं उन्हीं से कौन सा शेयर है। बताइए वीरेंद्र। तिवारी, अगर आप देखें ये आज का स्टॉक है चेन्नई पेट्रो, और कल करीब 2% बढ़ के करीब 4.25 रुपए ऊपर बंद हुआ। आई थिंक पहले टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, जरा चार्ट पे आ जाइए एक बार। 202 के प्राइस पे क्या था, देखिए 202 के प्राइस पे आप 2 चीज बहुत बारीकी से देखिए। एक वो ये कि परसों की कैंडल, परसों जब इसने 100 डेमा के नीचे खिसकने की कोशिश करी थी, स्टॉक टिका नहीं लोअर लेवल्स पे। कैंडल लोअर शैडो बड़ी हुई, स्टॉक ने अपने आप को रीगेन किया, 100 के ऊपर प्लेस किया, और कल अच्छे वॉल्यूम्स के साथ विद 42% डिलीवरी वॉल्यूम्स स्टॉक ने अपने आप को 202 के ऊपर सिक्योर किया, यानी 50 डेमा के ऊपर भी आगे क्लोज हुआ। यानी 2 दिन से इस स्टॉक में कुछ चल रहा है, अच्छे वॉल्यूम्स, अच्छे डिलीवरी वॉल्यूम्स, और तीनों क्रिटिकल एवरेजेस के ऊपर आके बंद हो जाना। नेक्स्ट सप्लाई जोन कहां है? आई थिंक बहुत दूर नहीं है, 212, 211 इस जोन में अगर आप देखें इसका एक सप्लाई जोन बना हुआ है। स्पेशली दीपाली, आई थिंक ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो यहां पर जो आर्ली चार्ट है ना, वो इंडिकेट कर रहा है कि यहां से पे 10 रुपए का मूव कम से कम ड्यू है, 10 रुपए का। इसलिए मैं छोटे टारगेट्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 210, 212 के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक को पिक कर रहा हूं। याद रखिए Q3 में ये स्टॉक एक टर्न अराउंड स्टॉक था। क्यों? जरा फंडामेंटल नजरिए भी देख लीजिए, और मैंने आज का दिन क्यों चुना। Q3 में वर्सेस Q3 ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर 680 करोड़ के घाटे के मुकाबले लगभग 34 करोड़ का प्रॉफिट था। और इनफैक्ट एक क्या चौकसी की रिपोर्ट में आई थिंक मैं डिस्कस कर रहा था, पढ़ रहा था रात को, एग्जैक्टली उन्होंने कहा था कि FY17 इस क्वार्टर के लिए काफी अच्छा रहेगा। इस कंपनी के लिए माफ कीजिएगा। क्यों? एक तो GRMs काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, दूसरी बात इन्वेंट्री लॉसेस नहीं होंगे, और जो इनपुट कॉस्ट है बिकॉज ऑफ लो क्रूड प्राइसेस वो काफी कम रहेगी। और एक और चीज जो सबसे बड़ी स्ट्राइक करने वाली चीज है, इसके नतीजे आने हैं अभी, और Q3 में टर्न अराउंड था, और 23 तारीख को दीपाली बोर्ड की बैठक है डिविडेंड को लेकर। दैट मीन्स Q4 नंबर्स अच्छे रह सकते हैं, और ये जो कल का मूव था ना, ये ऐसे ही नहीं था, इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रीजन था। तो नजर रखिएगा स्टॉक पे, प्रॉफिट बुक करना है आपको 212 से 211 के जोन में। जी, तो चेन्नई पेट्रो है आज का ट्रेड, 202 के लेवल पर ही कल क्लोज हुआ। टेक्निकली सेटअप अच्छा लग रहा है और फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है, प्लस जो अर्निंग्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग रह सकती है, तो नजर रखकर चल सकते हैं आज नहीं, आने वाले सेशंस में भी चेन्नई पेट्रो पर। अब एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मिस्टर मेहराबून ईरानी हमारे साथ अब है, प्रिंसिपल एंड हेड PCG बिजनेस निर्मल बैंक से। मेहराबून, गुड मॉर्निंग। अब तक की जो इंपॉर्टेंट खबरें रही जिन पर हमने बातचीत की, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है SBI और उसके एसोसिएट बैंक्स का मर्जर। जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आ रही है इस मर्जर पर, वो बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है। गोल्डमैन सैक्स कंफर्टेबल नहीं है, JP मॉर्गन ने भी न्यूट्रल रेटिंग दी है,
और कहा है कि बैंक को अपनी एसेट क्वालिटी सुधारने पर पहले जोर देना चाहिए था rather than इस मर्जर पर। साथ ही मॉर्गन स्टैनले ने तो अंडरवेट रेटिंग दी इस मर्जर पर, 120 तक के टारगेट्स की बात कर रही है। लेकिन आपकी सोच क्या है, जो एक खबर है एसोसिएट बैंकों के मर्जर की, इसे आप कैसे प्लेस करते हैं एसबीआई पर्सपेक्टिव से? देखिए, जो व्यू जो आता है अल्टीमेटली थोड़ा सा इन अ वे बायस्ड हो जाता है, बिकॉज आज के दिन पीएसयू बैंक्स के बारे में पॉजिटिव व्यू कोई लेने को तैयार नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने जो मर्जर की बात की, आई पर्सनली फील जो इसमें कंसोलिडेशन कहूंगा इंडस्ट्री में, खास करके पीएसयू बैंकिंग स्पेस में, आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, काफी लंबे समय से ओवरड्यू था। तो आई पर्सनली फील दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। रही बात मार्केट इम्पैक्ट, सेंटीमेंट इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा। मार्केट इम्पैक्ट में पीपल अंडरस्टैंड कि ऐसा मर्जर और ऐसा जो आप कंसोलिडेशन कहते हो, इट टेक्स एटलीस्ट 1 to 1.5 year फॉर इट टू गो थ्रू। रही बात ये कि अल्टीमेटली मैनेजमेंट ने भी आके स्पेसिफिकली कहा कि अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू हैव दिस मर्जर, तो पीपल विल स्टार्ट स्पेकुलेटिंग कि एसबीआई ले कि एसबीबीजेजे ले, उसका रेशियो इससे अच्छा है, इसका रेशियो इससे अच्छा है, दैट पीपल विल स्टार्ट स्पेकुलेटिंग। बट ऑन द होल अगर आप मुझे पूछे तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस में इस तरह का कंसोलिडेशन अगर होता रहा, which is on the cards, which should have it happened maybe couple of years ago, I think it's definitely a positive for the entire banking space. महबूब, बट आई मीन ये आज एसबीआई का इवेंट है, आज एसबीआई के लिए दिन है। आई थिंक कुछ लोग इसे अच्छा मान रहे हैं, कुछ हाउसेस ने ये भी कहा है कि भैया पहले अपने आप एसेट्स क्वालिटी को ध्यान देते, पहले उसको ठीक ठाक कर लेते, फिर आगे बढ़ते। खैर, इसे छोड़ते हैं। पूरे बैंकिंग बास्केट में आई मीन Q4 नंबर्स के बाद अभी एसबीआई के नंबर्स आने हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं या थ्रेट्स ज्यादा नजर आ रहे हैं इस वक्त? ऑन द होल पीएसयू बैंकिंग स्पेस में कोई भी आदमी अगर आज कहता है कि मुझे पीएसयू बैंकिंग स्पेस में बॉटमिंग आउट प्रोसेस लग रहा है, मैं लेना चाहता हूं, तो लोग उस पर हंसते हैं। लेकिन हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पिछले 6 महीने से आई थिंक स्पेशली आरबीआई ने, जो गवर्नर ने हाथ में डंडा लिया है विद द सपोर्ट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स, काफी सारा चीज साफ सफाई जो कहते हैं वो अल्टीमेटली हो रही है। पॉइंट है कि ये कंटिन्यू कितनी टाइम तक होगी, क्योंकि थोड़े मैनेजमेंट जैसे थे जो दिसंबर क्वार्टर में कह रहे थे कि अल्टीमेटली जो होना था हम लोग ने कर दिया, फिर से मार्च क्वार्टर में फिर से वही लैंग्वेज दोहराते हैं। बट एट द एंड ऑफ इट ऑल, इफ यू बिलीव दिस इज अ बॉटमिंग आउट प्रोसेस, आप समझते हो कि अगले 1 साल में थिंग्स विल बी मच बेटर, coupled with some economic recovery, coupled with some recovery from some of these bad debts, तो I personally feel there could be a buying opportunity। लेकिन मैं भी वो क्लास में बिलोंग करता हूँ जिसमें हिम्मत नहीं है आके कहना कि जाके पीएसयू बैंक स्पेस खरीदे। लेकिन इसमें सिलेक्टिवली आई थिंक आई हैव टर्न्ड अ लिटिल बिट पॉजिटिव। जैसे फेडरल बैंक है, हमें पसंद है, जो मैं पीएसयू बैंक नहीं कहूंगा, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगा, खास करके ये समझ करके इट हैज गॉट वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट्स राइट नाउ इन द बैंकिंग स्पेस। तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना चाहूंगा। 140 में मैं कहूंगा कि भले 130 हो जाए, लेकिन ये स्टॉक अगले 2 क्वार्टर में 170 या 200 के बीच में आपको मिल सकता है। सो इफ यू वांट टू बाय दिस वे, आई थिंक पीएसयू बैंक्स में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी रही बात प्राइवेट बैंकिंग स्पेस की, माय टॉप 3 बेट्स हैव ऑलवेज बीन एचडीएफसी बैंक, येस बैंक, कोटक बैंक एंड इंडसइंड बैंक। लेकिन आप वैल्यूएशंस देखो तो दिस स्टॉक्स हैव गॉन अप वेरी 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 शार्पली। पैसे पीएसयू बैंक से बाहर निकल कर ये स्टॉक्स पे जाते हैं। तो टुडे पीपल इफ दे वांट टू बाय लिटिल बिट ऑफ डिफेंसिव स्टॉक्स, तो ये 4 स्टॉक्स को मैं आइडेंटिफाई करूंगा। इतना भी कहूंगा कि काफी जोर से बढ़ चुके हैं, तो अगर आप शॉर्ट टर्म में देखो तो ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कोर पोर्टफोलियो में रखना है तो रख सकते हो। रही बात हायर बीटा प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, मैं समझता हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक जिसे लोग काफी धिक्कारते हैं, यहाँ से अगर 5% नीचे आता है, मुझे लगता है एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी। मैंने लास्ट 3 महीने पहले 195-200 आईसीआईसीआई बैंक का आता, 250 हुआ था, अभी वापस 220-225 के आसपास है। मैं समझता हूँ 210-215 में ये स्टॉक बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी आपको। जी चलिए, इसके अलावा अब बात करते हैं उन नतीजों की जो कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं, ताकि आज की रणनीति आप बना सकें उन स्पेसिफिक स्टॉक्स पर। संदीप मौजूद है लिस्ट लेकर, बताइए संदीप। शुक्रिया दीपाली। सबसे पहले ओसीएल इंडिया, इसकी बात करना चाहूंगा। एक सीमेंट और सीमेंट प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। नेट सेल्स अगर आप देखें 24% की बढ़त आई है साल बेसिस पे, 820 करोड़ के नंबर्स आए हैं। आईएफएल की एक मैं रिपोर्ट पढ़ा था, इसमें उन्होंने इस कंपनी को कवर किया था और उनका अनुमान था कि 1% के आसपास की बढ़त आएगी और 666 करोड़ के नंबर्स आएंगे। उससे कहीं ऊपर के नंबर सेल्स के फ्रंट पे देखने को मिले है और यही कारण है कि जो मुनाफा है वो आईएफएल के अनुमान से काफी बेटर देखने को मिला है। 4% के आसपास गिरावट का अनुमान था मुनाफे में। मुनाफा अगर आप देखिए मल्टीफोल्ड जंप इसमें देखने को मिला है, करीब 3.5 गुना के आसपास की जंप देखने को मिली है।
130 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स आए हैं, तो डेफिनेटली नंबर्स अनुमान से बेटर हैं, इसकी वजह से आज आप तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा महिंद्रा हॉलिडेज, इसके नंबर्स अगर आप देखें तो सेल्स अगर आप देखिए 180 करोड़ से बढ़कर 230 करोड़ आई है। मार्जिन प्रोफाइल बेटर हुआ है, अगर आप मार्जिन देखिए 19% के थे पिछले क्वार्टर में, वो बढ़कर 24.5% के भी पार पहुंच गए हैं। एक तो इनका जो मार्केटिंग खर्च है उसमें कमी देखने को मिली है, रेंटल खर्च है उसमें भी कमी आई है, और बावजूद इसके कि जो इनके अन्य आए उसमें 90% के आसपास ही कमी आई है। मुनाफा देखिए करीब 3 गुना से ज्यादा की बढ़त इसमें देखने को मिली है। 10.5 करोड़ के मुकाबले 32 करोड़ रुपए के आसपास के मुनाफे के नंबर्स इस कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं, तो नंबर्स डेफिनेटली हर पैरामीटर्स पे काफी स्ट्रांग देखने को मिले हैं। लेकिन एक नंबर जिसने डिसअपॉइंट किया है वो है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का एनआई। अगर आप देखिए इसमें जरूर इसमें भी हल्की सी एक डिप देखने को मिली है। मुनाफे के मुकाबले ये बैंक घाटे में है, क्योंकि प्रोविजनिंग देखिए तेज बढ़त आई है इसमें, क्वार्टर बेसिस पे 2.5 गुना की बढ़त इस कंपनी में, इस बैंक में देखने को मिली है। और इंटरेस्ट अर्न में एक तरफ कमी आई है, और इंटरेस्ट एक्सपेंडेड यानी कि इनकी जो ब्याज के ऊपर लागत है उसमें 6% के आसपास का इजाफा हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए ऑपरेशनल फंड पे भी नंबर्स में कमजोरी है, और जिस तरह से ग्रॉस और नेट एनपीए बने हैं उसका इंपैक्ट आने वाली तिमाही में भी देखने को मिल सकता है। तो यूनाइटेड बैंक ने निराश किया है, लेकिन महिंद्रा हॉलिडेज और ओसीएल इंडिया ये 2 अच्छे नंबर्स हैं। जी चलिए, शुक्रिया संदीप आपका पूरी अपडेट के लिए। छोटे से ब्रेक यहाँ पर वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एविएशन स्टॉक्स की। आज कैबिनेट की बैठक में एविएशन पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है, स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए समझाएंगे आपको, आज के ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताएंगे, और साथ ही बात करेंगे एग्री रिलेटेड स्टॉक्स पर जो कि बीते एक महीने में 9 से 56% तक चल चुके हैं। क्या करना चाहिए बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए शेयर बाजार लाइव। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। एसएक्स 50 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मेहराबून रानी हैं हमारे साथ, राकेश बंसल है और मयूरेश जोशी हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं एविएशन स्टॉक्स की, क्योंकि आज के लिए इन स्टॉक्स के लिए जो दिन है वो काफी अहम होगा। आज कैबिनेट की बैठक है और इस बैठक में एविएशन पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है, इसकी संभावना जताई जा रही है। एविएशन मिनिस्ट्री 520 नॉर्म को खत्म करने के पक्ष में कुछ बारीकियां हैं पॉलिसी की। साथ ही एक कैबिनेट नोट ऑलरेडी पहले तैयार कर लिया गया है, लेकिन आज इस कैबिनेट की होने वाली बैठक में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि मोदी सरकार के दूसरी सालगिरह के मौके पर यह बड़ा ऐलान हो सकता है। हालांकि हमने देखा है कि जो पुराने प्लेयर्स हैं जैसे स्पाइस जेट है या फिर जेट एयरवेज है, वो 520 नॉर्म को अबॉलिश करने के बिल्कुल विरोध में रहे हैं। लेकिन एक पहलू ये भी है कि अगर ये नॉर्म अबॉलिश होता है तो जो नई एयरलाइंस जैसे विस्टारा हुई या फिर एयर एशिया हुई, ये बेनिफिशियरी रहेंगी, क्योंकि ये 5 साल की अवधि पूरी करने से पहले ही विदेशी उड़ान भर सकेंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी उन नई एयरलाइंस के लिए जिन्होंने हाल ही में अपने ऑपरेशन शुरू किए हैं। लेकिन इन स्टॉक्स पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर अब बातचीत कर लेते हैं। मेहराबून, आपका व्यू क्या है पूरे एविएशन स्पेस पर? आज का दिन काफी अहम हो सकता है अगर एविएशन पॉलिसी को मंजूरी मिलती है, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि इन स्टॉक्स ने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं। इस साल की शुरुआत से थोड़ा सा रेंज बाउंड ये स्टॉक्स रहे हैं, और अब जो लोअर एटीएफ प्राइसेस का जो कंफर्ट था वो भी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो गया है, क्योंकि क्रूड प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में उछले हैं। तो अभी स्ट्रैटेजी आपकी है क्या इन शेयरों पर? और आज अगर कैबिनेट में विमानन पॉलिसी को मंजूरी मिलती है तो ये कितना बड़ा ट्रिगर होगा इस स्पेस के लिए? आई थिंक आपने जो सवाल पूछा, आई थिंक बिल्कुल सही पूछा, और आई थिंक आई विल गो वन स्टेप फर्दर टू स्टेट कि एविएशन एक ऐसा स्टॉक है, ऐसा स्पेस है जहां पे स्टॉक्स ने आपको अच्छे रिटर्न दिए पिछले 6-9 महीने में, डिस्पाइट नोबडी बीइंग पॉजिटिव ऑन द सेक्टर। फंडामेंटली लॉन्ग टर्म एंगल से आई डोंट थिंक एनी एनालिस्ट विल बी सेइंग कि एविएशन स्पेस अच्छा लगता है, बट कहीं पर एक अच्छा सा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आया था, खास करके जैसे आपने कहा तेल के भाव कटे थे, एटीएफ के भाव कटे थे, आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी थी। तो पीपल हु बॉट इनटू दिस स्पेस अर्ली हैव मेड टन्स ऑफ मनी। आज के लेवल में क्या करना चाहिए, अनाउंसमेंट आज आएगा, पॉलिसी जो आएगी, आई थिंक मुझे लगता है कि ये स्पेस में अभी भी एक्शन बना रहेगा। लेना चाहिए, डेफिनेटली लेना चाहिए फ्रॉम अ शॉर्टर टर्म एंगल। मुझे लगता है इसमें अभी भी काफी जान बाकी है। ये स्पेस में मेरा फेवरेट स्टॉक रहेगा, कंसिडरिंग द वैल्यूएशन गैप, आई वुड गो विद स्पाइस जेट, जो कहीं पर 80, 78, 79, 81 के आसपास मुझे लगता है अभी भी अपसाइड बरकरार बन सकती है। अलग बात है कि नंबर्स आएंगे, नंबर्स के बाद थोड़ी सी जो बिल्डअप पोजीशन होती है थोड़ी हल्की होती है नॉर्मली, तो मुझे पता नहीं इन द वेरी शॉर्ट टर्म क्या होगा। लेकिन अगर आप मुझे पूछते हो ये स्पेस में क्या करना चाहिए, आई थिंक ट्रेडिंग एंगल से जिसने भी बाय किया था, आई थिंक देयर इज स्टिल सम मोर स्टीम लेफ्ट, और जो खरीदना चाहते हैं, आई पर्सनली फील देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड
at least for the next 1 to 3 months, there is an opportunity to make some more money. राकेश, आप क्या लेंगे, बहुत संक्षेप में रखिएगा एविएशन इस वक्त? देखिए, एविएशन में जेट एयरवेज काफी बेहतरीन लगता है चार्ट्स के ऊपर। शॉर्ट टर्म के नजरिए से देखना यह है कि कल जिस तरीके से लास्ट हाफ आवर में एक सेल ऑफ देखने को मिला था, 642 643 का सपोर्ट टूटता है कि नहीं टूटता है। मुझे लगता है कि अगर कोई गिरावट भी आती है तो खरीदारी का अच्छा मौका है। नीचे में एक अच्छा बेस है, शॉर्ट टर्म में 700 प्लस के लेवल्स मुझे लगता है जेट में देखने को मिल सकते हैं। जी, चलिए बात कर लेते हैं आज की ऑप्शन स्ट्रेटेजी की, यानी 2 स्टॉक ऑप्शंस जिन पर आज आप ट्रेड कर सकते हैं। वीरेंद्र, कौन से 2 स्टॉक्स हैं? जी देखिए, पहली जो स्ट्रेटेजी है दीपाली, वो है आपकी HDFC पर। HDFC की हमें स्ट्राइक खरीदनी है। यहाँ पर जरा प्लीज एक बार रणनीति दिखाइए और एक बार स्टॉक देखिए। स्टॉक कल डे हाई पे 1217 पे, और इसीलिए देखिए एक चीज बताऊं मैं आपको, इसमें कैश में बाइंग थी, स्टॉक डे हाई पे हुआ, और ये दोनों स्टॉक्स जो मैं आपको बताऊंगा इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या है कि जो बेयर्स हैं वो ट्रैप हुए हैं, उनकी स्ट्रेटेजी फेल हो गई है। और कल अगर आप देखिए, इनफैक्ट मैं एक चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ, इसकी जरा स्ट्राइक दिखाइए, कौन कौन सी में स्ट्राइक लेनी है यहाँ पर। ये HDFC की आपको जो कॉल पकड़नी है वो है 1240 की कॉल HDFC की, और अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगी 9 से 10 रुपए की रेंज में, जिसको आपको खरीदना है विद पॉसिबल टारगेट ऑफ, आई थिंक जिसको रखना है आपको लगभग 16-17 रुपए की रेंज में टारगेट रख के चलिए, 7 रुपए का स्टॉप लॉस। मैं एक चीज जो कह रहा था स्टॉक के बारे में, फिर जरा चार्ट पे आइएगा। कैन यू बिलीव, कल 5% ओपन इंटरेस्ट कम हुआ HDFC में, यानी मंदड़िया बैकफुट पे था, जिसकी भी अगर आप देखें सोच थी कि ये स्टॉक 1200 के क्लस्टर को पार नहीं कर पाएगा, वो बैकफुट पे था। तो शॉर्ट कवरिंग अब इस स्टॉक पे आ रही है अलॉन्ग विद कैश फ्रेश बाइंग, तो यहां पर हमें 1240 की कॉल खरीदनी है। सेम इज द केस विथ द नेक्स्ट स्ट्रेटजी एक्सिस बैंक। अगर आप एक्सिस बैंक को देखें, एक्सिस बैंक ने कल देखिए अच्छा वॉल्यूम जनरेट करा, 500 रुपए का जो साइकोलॉजिकल लेवल था उसको पार कर दिया, 3.5% के ऊपर क्लोज हुआ। ऑप्शन एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है इसकी, और सेम जो HDFC में हुआ शॉर्ट कवरिंग, आप 3.5% ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, 8 लाख शेयर घटे, यानी प्राइस ऊपर ओपन इंटरेस्ट नीचे, शॉर्ट कवरिंग मंदड़िया बैकफुट पे। एक्सिस बैंक की यहां पर आपको लगभग 520 की कॉल खरीदनी है, और 2, 2.5, 3.25 रुपए के आसपास मिल जाएगी। 6 रुपए का लक्ष्य रखिए, और 1-1.5 रुपए का आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। थोड़ा देख दाख के ट्रेड करिएगा, अगर ठीक ठाक स्टॉक खुले तो आप इस स्ट्रेटेजी पे काम कर सकते हैं। आई थिंक अर्जुन, शायद मेरा HDFC और एक्सिस बैंक पे आपसे स्पेशली व्यू लेने का मन कर रहा है। एक बार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, और इस वक्त एक प्राइवेट बैंकिंग बास्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मर अलॉन्ग विद येस बैंक, दिस इज एक्सिस बैंक। इन दोनों स्टॉक्स पे आपका कितना कॉन्फिडेंस है इस वक्त? आई थिंक HDFC की बात अगर आप साइड में रखें तो सिंपल आंसर है, कोर होल्डिंग है हमारा, एंड वी डोंट हैव एनी इंटेंशन टू सेल इट, पॉसिबली वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट्स इन द कंट्री। तो ये भाव दिखा ही जाता है ऑन अ वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस, दिस इज द स्टॉक व्हिच यू बाय एंड यू फॉरगेट। रही बात आई थिंक एक्सिस बैंक की एंड येस बैंक की, आई थिंक एज ऑफ नाउ मार्केट एक्सिस बैंक को प्रेफर करता है ओवर ICICI बैंक एज अ हाई बीटा स्टॉक, एंड येस बैंक एज आई मेंशन्ड अर्लियर, आई थिंक टॉप 4 or 5 बैंक्स के नाम्स में I think Yes Bank definitely qualifies. So despite the sharp run up, Yes Bank मुझे आज की तारीख में भी पसंद है। रही बात एक्सिस बैंक की, I think as of now एक्सिस बैंक के बारे में slightly more positive as compared to ICICI Bank because of the prices at which it is. So I think yes, both Axis Bank and Yes Bank अच्छा लगता है, but हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आई थिंक दिस मार्केट ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दिस थिंग्स है। काफी जोर से सारे स्टॉक्स बढ़ गए, अगर मार्केट में अगर आपको 100-200 पॉइंट निफ्टी करता है तो डिस्टिंक्टली दिस स्टॉक्स कुड बी अवेलेबल एट लोअर लेवल्स, बट the recommendation stands whether now or 5% lower. I think these 2 stocks which you mentioned, Axis as well as Yes Bank, काफी पसंद है। जी, चलिए इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स हैं जो कि आज खबरों में फटाफट से आपको बता देते हैं। डॉल्फिन ऑफशोर पर आप नजर रखकर चले, कंपनी को $40 करोड़ का ऑर्डर मिला है ONGC से। पॉजिटिव खबर है, तो हो सकता है आज के सत्र में तेज रहे ये शेयर, और वैसे भी क्रूड प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी वजह से मोमेंटम ऑफशोर स्टॉक्स में बना रह सकता है। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज एक और शेयर जहां पर खबर है NCD के जरिए 200 करोड़ जुटाने को बोर्ड की मंजूरी मिली है, और FCCB के जरिए $11 करोड़ जुटाने को भी अप्रूवल मिला है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज को। रिको इंडिया कंपनी की आज बोर्ड बैठक थी, कई क्वार्टर से कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट नहीं किया है, क्वार्टर रिजल्ट्स का, तो अनुमान था कि आज अनाउंसमेंट होगी, लेकिन डेवलपमेंट ये हुई है कि आज होने वाली बैठक जो है वो टल चुकी है। ऑलरेडी ये स्टॉक एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है और लगातार सेबी के सर्विलेंस के अंडर भी है। इंडसइंड बैंक पर खबर है कि होंडा मोटर्स के साथ आज बैंक करार कर सकता है, नजर रखकर चले यहाँ भी।
क्यूपिड एक और स्टॉक, यहाँ पर खबर है कि पीएसआई इंडिया से कंपनी को ऑर्डर मिला है, कुल 13.5 करोड़ का ऑर्डर मिला है। हाल ही के जो अर्निंग्स आते हैं वो भी काफी स्ट्रांग रहते हैं क्यूपिड के। लेकिन मयूरेश, एग्री रिलेटेड स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है? प्रिसाइसली एग्रोकेमिकल, पेस्टिसाइड या फिर स्पेशल केमिकल सेगमेंट में जो कंपनियां डील करती हैं उनके स्टॉक्स पे बीते एक महीने में हमने जोरदार मूव देखा है, 9 से 56% तक के स्टॉक्स चले हैं। कुछ प्रिसाइस नेम में अगर मेंशन करूं तो उनमें मेघमानी ऑर्गेनिक्स, मॉन्सेंटो, एडवांटा, यूपीएल इंसेक्टिसाइड्स इंडिया जैसे शेयर शामिल हैं। लेकिन अप्रोच अभी होनी क्या चाहिए? अच्छे मॉनसून के होप्स में एक अच्छा रनअप तो मिला है, क्या पार्शियल प्रॉफिट्स यहाँ पर इन्वेस्टर्स को बुक कर लेने चाहिए या फिर अभी भी होल्ड करने चाहिए सारे स्टॉक्स? नहीं दीपाली जी, आई थिंक जैसे मैं पहले कह रहा था, आई थिंक लास्ट कुछ हफ्तों में आई थिंक प्रीएम्प्टिंग बाइंग हुई है, मोर और लेस विद द प्रिजम्पशन कि मॉनसून अच्छे होंगे और जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ेगी टुवर्ड्स these सेक्टर्स विल इंक्रीज, और एक पॉजिटिव इंपैक्ट लाता ही है क्योंकि प्री बाइंग जैसे हम सीड्स की देखते हैं पहले ही होती है। जैसे मॉनसून प्रोग्रेस होते हैं मुझे लगता है जैसे केमिकल्स का एक लार्ज अंडर पेनिट्रेशन है, आई थिंक स्पेसिफिकली एग्रोकेमिकल्स फील्ड में, वहां पे एक इंप्रूवमेंट दिखती है, वॉल्यूम्स में रियलाइजेशन इंप्रूव होते हैं जिसकी वजह से इनके कैश फ्लोज इंप्रूव होते हैं। एक कॉरोलरी इफेक्ट जैसे मैं बता रहा था, आई थिंक 2 व्हीलर्स पे आता है अलॉन्ग विद 7 पे कमीशन रिकमेंडेशंस अगर मीट आउट किए जाते हैं तो मुझे लगता है आई थिंक दैट कैन हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट। पेंट स्टॉक्स पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है, रीपेंटिंग डिमांड वापस आ सकती है, टिलर्स पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक द इंपैक्ट कैन बी ह्यूज गोइंग फॉरवर्ड, बट आई थिंक वैल्यूएशंस को भी मद्देनजर रखना चाहिए, इसलिए सारे सेक्टर्स अच्छे कर सकते हैं बट स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। और एक काफी स्टॉक्स ये क्षेत्रों में आई थिंक भाग चुके हैं विद एक्सपेक्टेशंस एंड अर्निंग्स एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव ड्रास्टिकली। आई थिंक स्टॉक्स पे से भी एक्शन रखना चाहिए और सिलेक्टिव स्टॉक्स पे आई थिंक अगर आप होल्ड करते हैं स्टॉक्स लाइक यूपीएल, स्टॉक्स इन द ट्रैक्टर्स फील्ड जैसे मैं कह रहा था वीएसटी टिलर्स लोअर लेवल्स पे, तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। जी, तो स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं पूरे ही एग्री स्पेस है जिनको होल्ड किया जा सकता है, यूपीएल, वीएसटी टिलर्स या फिर पेंट स्टॉक्स वो हो सकते हैं। अब 9 बजे हैं, वक्त हो गया शेयर बाजार लाइव को ही समेटने का। शुरुआत करेंगे फर्स्ट ट्रेड की। सबसे पहले आप देख लीजिए हेडलाइंस। कमजोर विदेशी संकेतों के बीच भारतीय बाजारों की हो सकती है कमजोर शुरुआत। ऐसे स्थिति में भी 50 अंकों की गिरावट, 7850 के ऊपर टिकने की होगी कोशिश। छोटे बैंकों में तेजी संभव। आ जाएंगे पीएनबी और कॉर्पोरेशन बैंक के नतीजे, मुनाफे में से घाटे में आ सकती है पीएनबी, एनपीए भी बढ़ने का अनुमान, कॉर्पोरेशन बैंक के भी प्रोविजनिंग बढ़ने का और 500 करोड़ के घाटे का अनुमान। एसबीआई ने 5 सहयोगी बैंक्स के विलय के लिए सरकार से मांगी सैद्धांतिक मंजूरी, महिला बैंक के मर्जर की मांगी इजाजत। मर्जर के विरोध में 20 मई को हड़ताल पर रहेंगे एसबीआई एसोसिएट्स बैंक के कर्मचारी। एविएशन के लिए खत्म हो सकता है 5/20 नियम, नई एविएशन पॉलिसी पर आज कैबिनेट की बैठक में होगा फैसला। छोटे शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर रहेगा जोर। सिलेरियो, स्कॉर्पियो, इयन समेत 7 कारें क्रैश टेस्ट में हुई फेल। सुरक्षा के लिहाज से सभी कारों को मिला 0 स्टार। एमएनएम की सफाई, भारत में तय स्टैंडर्ड का करते हैं पालन। मारुति ने भी अपनी गाड़ियों को बनाया सुरक्षित। प्रस्तुतकर्ता जैसे ताजे फलों को रहे हो चूस, ऐसे हैं पतंजलि के शुद्ध फ्रूट जूस। प्रायोजक पतंजलि हर्बल बाथ सोप, बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। नमस्कार, फर्स्ट ट्रेड में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। ऐसे निफ्टी इस वक्त ऑलमोस्ट 55 है नीचे मिड वाले में हिट, और आई थिंक एक नया कॉम्बिनेशन, एक नया जो नेगेटिव इंडिकेशन जुड़ा है वो है यूएस से ये सिग्नल आना कि जून में ब्याज दरें बढ़ सकती है। आई थिंक डेफिनेटली ये हर मार्केट पर प्रेशर डालेगा, और आई थिंक जो फॉरेक्स चैलेंजेस होते हैं रुपए को अगर आप देखें सिक्योर रखना, एक ट्रेजेक्टरी में मेंटेन रखना, वो एक बार फिर से आई थिंक सीरियस चैलेंज होगा। पर पता है वीरेंद्र, इसे ना थोड़ा इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि ये उनकी थिंकिंग है कि ये हमें करना चाहिए, लेकिन जब जहाँ तक यूएस फेड की बात है या फिर यूएस इकोनॉमी की, वहाँ पे कहनी यानी जो उसमें कथनी है और करनी है उसमें बहुत अंतर है। तो वो मेरे ख्याल से हो सकता है कि कोशिश हो उनकी तरफ से, लेकिन मुझे अभी भी जो पिछली बार की कमेंट्री थी वो याद है जिसमें उन्होंने खुद ही कहा था कि
संभव नहीं होगा शायद इस साल में उतनी ब्याज दरें बढ़ाना जितने की उम्मीद थी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कैसा ना हो। खैर आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें तो एसएक्स निफ्टी जो 55 अंक नीचे था, निफ्टी अब करीब 50 अंक नीचे, 7850 का लेवल आपकी स्क्रीन पर अब नहीं है विजिबल। करीब 10 अंक नीचे सेंसेक्स से बीएचएल बैकफुट पे, बीपीसी अगर आप देखें करीब 946 पे कारोबार कर रहा है। गेल अगर आप देखें करीब 378 के स्तर पर बैकफुट पे है। एमएनएम 1340 पर 2 रुपए नीचे कारोबार कर रहा है। भारतीय टेल लगभग 3 रुपए नीचे 349 के स्तर पे, और मारुति करीब 3945 के स्तर पर 5 रुपए नीचे। इस बीच फॉरेक्स मार्केट में आप देखिए रुपया करीब 6687 के मुकाबले 6695 पर करीब 8 पैसे की कमजोरी के साथ भारतीय रुपया खुला है। तो यहाँ पर शुरुआती कारोबार में थोड़ी टर्बुलेंस है, और एक बार फिर से हम आई थिंक जो परसों पिक्चर ये दिखा रहे थे कि हम वी आर नॉट अप्रोचिंग 67, हम 67 की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो शायद अब स्क्रीन पर विजिबल है। आई थिंक मेहरबान बहुत संक्षेप में आपका मैं एक टेक चाहूंगा इसी पर। आई थिंक अभी जो मिहिर और मैं डिस्कस कर रहे थे कि यूएस में जून में रेट हाइक की पॉसिबिलिटी, आई थिंक वो एफआईआई, उनके प्रोस्पेक्टिव, उनकी लिक्विडिटी सबको काफी अगर आप देखें इंपैक्ट करता है, वो रुपए के कॉम्बिनेशंस को इंपैक्ट करता है। आपका इस परिप्रेक्ष्य में क्या मानना है? आई थिंक जब आप दोनों बात कर रहे थे, आई थिंक मैं यहाँ पे सर हिला रहा था। आई थिंक बिकॉज बेसिकली मुझे मार्केट में शॉर्ट टर्म में, वेरी शॉर्ट टर्म में, शायद 10, 15, 20, 25 दिन में आई थिंक कहीं पर एक डाउन साइड दिखता है, जहां पर मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी फिर से खड़ी होकर आएगी। और इसका मूल कारण ये है कि आई थिंक एज वी गो अहेड वी विल टॉक ऑफ ब्रेक्सिट, ब्रिटेन की एग्जिट, नंबर 1। सेकंड इज यूएस फेड हाइक। अगर आप मुझे पूछो तो मेरा पर्सनल व्यू है कि एज वी गो अहेड जापान as well as Europe will go further in the negative as far as interest rate cut through. It will go further in the negative as far as stimulus goes. और वो प्रेशर फिर से डॉलर पर आएगा, and dollar will possibly not appreciate the way some people are thinking it will bounce back. और अगर डॉलर रिबाउंड नहीं होता या डॉलर थोड़ा सा वीक होता है, यूएस फेड जो सोचता है कि मैं कहीं पर जाकर हाइक करूंगा वो पीछे हटेगा। और अगर वो नहीं होता है तो फिर से एक बार मार्केट में पैसे आएंगे, मार्केट फिर से बढ़ेगा, दैट विल बिकम द सिंगल लार्जेस्ट पॉजिटिव फैक्टर फॉर द मार्केट। बट फॉर द टाइम बिंग, जैसे हमेशा होता है, there will be uncertainty, there will be apprehension कि यूएस फेड हाइक करेगा, ब्रेक्सिट होगा, गवर्नर आज उनका क्या होगा, वो बारिश ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है, तो पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग अ लिटिल बिट नेगेटिव। और हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए काफी सारे क्वालिटी स्टॉक्स है, एशियन पेंट से एचडीएफसी, ऑल दिस स्टॉक्स हैव गॉन अप टू शार्पली। तो मार्केट में कहीं पर एक अपसाइड लिमिटेड होने के कारण ऑल दिस फैक्टर्स विल वे ऑन द मार्केट। वहां पे ग्लोबल मार्केट थोड़ा करेक्ट होता है, डिस्टिंक्टली पॉसिबल वी विल कम डाउन, जहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और उसका एक कारण ये हो सकता है जो आप दोनों डिस्कस कर रहे थे, अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ यूएस फेड हाइक। बिल्कुल। चलिए आज ब्रोकिंग हाउसेज की कॉल क्या कह रही है ये भी देखते हैं। साक्षी हमारे साथ। साक्षी, मॉर्निंग टू यू, बताइए। गुड मॉर्निंग। में ये शुरुआत करेंगे आज जो स्टेट बैंक का मर्जर की खबरें आई हैं उन पर कई रिपोर्ट्स आई हैं। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट के बारे में पहले बात करते हैं। उन्होंने माना है कि एसबीआई पर अभी भी वो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हैं और लक्ष्य उन्होंने दिया है 162 प्रति शेयर का। उनका मानना है कंसोलिडेशन से स्टॉक में ज्यादा अपसाइड की नियर टर्म में उम्मीद नहीं है। हालांकि मर्जर के बाद एक पेंशन लायबिलिटी का एक मुश्त असर देखने को मिल सकता है। 3500 करोड़ का एक इम्पैक्ट एसबीआई पर पड़ते हुए नजर आ सकता है। साथ ही कैपिटल रेशियो में कुछ खास इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। उनका यह भी मानना है कि कंसोलिडेशन का पूरा असर आपको लॉन्ग टर्म पर ही देखने को मिल सकेगा। मॉर्गन स्टैनली ने भी इस मर्जर के ऊपर एक राय दी है और उन्होंने जो रिपोर्ट निकाली है उसके मुताबिक मर्जर होने पर अपफ्रंट कॉस्ट कितनी आती है उस पर डेफिनेटली एक नजर रहेगी। और साथ ही ब्रांच रैशनलाइजेशन किस तरीके से बैंक करते हैं वो भी एक फैक्टर होगा डेफिनेटली देखने के लिए। एसबीआई पर अभी भी उनकी अंडरवेटेड रेटिंग है और उन्होंने जो लक्ष्य दिया है वो काफी डाउनसाइड का 120 का लक्ष्य दिया है। कुछ और जो रिजल्ट्स आए हैं उनके ऊपर भी रिपोर्ट्स आई हैं। वोल्टास की अगर बात करते हैं, गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर रिपोर्ट निकाली है, खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य को भी ऊपर में रिवाइज किया है, 320 से बढ़ाकर 340 किया है। उनका मानना है कि FY 17 और 18 में एबिटा का जो अनुमान है उसे भी अपवर्ड रिवाइज किया है, 5 से लेकर 10% या 13% तक यहाँ पर इंक्रीज किया गया है। भारत फोर्ज की भी अर्निंग्स आई और उसके बाद क्रेडिट स्विस ने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर निकाली है। न्यूट्रल रेटिंग को उन्होंने बरकरार रखा है, लक्ष्य को 860 से घटाकर 810 किया है। उनका मानना है कि अनुमान से कमजोर नतीजे रहे हैं और स्पेशली एबिटा फ्रंट पर अगर देखा जाए तो 10% से एस्टिमेट्स को यहाँ पर मिस किया है भारत फोर्ज की अर्निंग्स ने। उनका मानना है खासतौर पर एक्सपोर्ट्स वर द नेगेटिव फैक्टर और जिसमें कमी की वजह से अर्निंग्स का अनुमान आगे जाते हुए भी कहीं ना कहीं 10% नेगेटिवली इंपैक्ट होते हुए नजर आ सकता है। आखिरी रिपोर्ट है मेरे पास मदरसन सुमी के ऊपर। यहाँ पर CLSA ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, रेटिंग को यहाँ पर डाउनग्रेड किया है। उन्होंने रेटिंग अंडर परफॉर्म से घटाकर सेल कर दी है और लक्ष्य को हालांकि ऊपर में रिवाइज किया, 245 से बढ़ाकर 255 किया है। बिल्कुल। इस बीच
फास्ट मनी की कॉल्स देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं हीरो मोटोकॉर्प को। ये करीब 100% नीचे है, लेकिन आज पूरा जो ऑटो स्पेस है वो रडार पर तो रहेगा। जिस तरह से कल क्रैश टेस्ट में बड़ी बड़ी इंडियन कार्स फेल हुई, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि आज सुबह फास्ट मनी में हमारी कॉल्स क्या थी। मेरी तरफ से आज 10 के 10 शेयर खरीदारी के बताया गया। मदरसा सुन्नी के साथ मैंने शुरुआत की, अच्छे नंबर्स की वजह से तेजी है, तेजी जारी रह सकती है। 295 रुपए का लक्ष्य। जुबिलेंट लाइफ और इंटेलेक्ट डिजाइन में खरीदारी करने की सलाह होगी। दोनों शेयर अब एफएनओ में शामिल होने वाले हैं। इन दोनों शेयर में आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकती है। बतौर ईपीएस शेयर के लिए मैंने काया लिमिटेड को उतारा है। नतीजे आने वाले अगले हफ्ते, नतीजों से पहले कहीं ना कहीं शेयर में एक मजबूत उछाल देखने को मिल सकता है। 1050 रुपए का आपको इसमें लक्ष्य रखना होगा। डिलीवरी बेस्ड एक मजबूत बाइंग देखने को मिली है। कुछ बड़े फंड हाउस शेयर को खरीद रहे हैं। स्कॉट्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। 184 रुपए का आपको इसमें लक्ष्य रखना होगा। इसके अलावा कच्चे तेल का ट्रिगर अभी भी बना हुआ है केन इंडिया जैसे स्टॉक्स के लिए। 144 रुपए का लक्ष्य के ब्रेंट कूड करीब $50 के आसपास ट्रेड करा। 3 बैंकिंग स्टॉक्स बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और धनलक्ष्मी बैंक में खरीदारी करने की सलाह होगी। जबकि डॉल्फिन ऑफशोर को मैंने बतौर सुपर हिट से उतारा है। कच्चे तेल का ट्रिगर है, साथ ही जो है कंपनी को मजबूत ऑर्डर, बड़ा ऑर्डर मिला है करीब $40 करोड़ का। $100 का आपको इसमें लक्ष्य रखना है। मैंने आपको 8 ट्रेड खरीदारी के और 2 ट्रेड्स बिकवाली के बताए थे। वोल्टास कल इसके नंबर्स आए थे, नंबर्स बेहद स्ट्रांग देखने को मिले थे। उसके बाद ब्रोकिंग हाउसेस पॉजिटिव है। वोल्टास में अच्छे नंबर्स के दम पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर एसोसिएट बैंक का अगर FI17 में मर्जर होता है तो ये बैंक जो कि वैल्यूएशन वाइज देखिए सबसे सस्ता है, इसमें बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। टोरेंट पावर एफएनओ में शामिल हो रहा है, उसका फायदा देखने को मिलेगा। और EIH होटल स्पेस में सबसे बेटर कंपनी और वैल्यूएशन वाइज सबसे सस्ती कंपनी नजर आ रही है, उसका फायदा आज भी देखने को मिलेगा। और नंबर से पहले आप खरीदारी कर सकते हैं। ऑयल इंडिया कच्चे तेल का ट्रिगर तो है ही है, उसके साथ साथ कल एक टेक्निकली ब्रेकआउट हुआ है तो 349 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी कर सकते हैं। महिंद्रा हॉलिडेज नंबर्स काफी बेटर देखने को मिले हैं, मुनाफे में 3 गुना जंप आया और अनुमान से बेटर रहा है, उसका फायदा देखने को मिलेगा। और छोटे बैंक्स में अगर M&A होता है तो पंजाब एंड सिंध बैंक सबसे पहले फोकस में आएगा। इस उम्मीद में आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। 2 बिकवाली के ट्रेड्स मैंने बताए थे, उसमें BHEL मुनाफा वसूली आज देखने को मिल सकती है। और रियल एस्टेट जहां 2-3 दिन से बड़ी तेजी आई है, आज शायद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और बताओ सुपर हिट मैंने एस्बेस्टस शीट बनाने वाली कंपनी विशाखा इंडस्ट्रीज को उतारा है। मानसून से पहले डिमांड बढ़ती है, उसका फायदा दिखेगा। 165 का टारगेट होगा आज के लिए। तो ये थी हमारी फास्ट मनी कॉल्स, लेकिन हमारे साथ मेहराबून ईरानी बने हुए हैं, मयूरेश जोशी और साथ ही हेमंत ठुकराल भी अब हमारे साथ जुड़े हैं। मेहराबून, जैसा आपने कहा कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो सकती है, लेकिन इन द नियर टर्म अगर मैं कहूँ, एक तो ऑटो स्टॉक्स, उन पर जिस तरह की खबर आई है, दूसरा आज एविएशन पॉलिसी नई अनाउंस हो सकती है, और साथ ही ये जो SBI का ट्रिगर है, यू नो, सो टेक्निकली दे आर लुकिंग एट अ बैंक व्हिच विल बी इन द टॉप 50 ग्लोबली। ऑटो स्पेस और बैंकिंग स्पेस, इसमें जेन्युइन बाय कॉल जिस समय कहाँ इनिशिएट करनी चाहिए? आई थिंक मीर, आप जो कहते हो बिल्कुल ठीक कहते हो, लेकिन हमें समझना चाहिए कि मार्केट में काफी सारी बाइंग हुई है, स्पेशली इन द स्पेस व्हिच यू मेंशन्ड, ऑटो एंड प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग। तीसरी बात कि बेसिकली मार्केट काफी सारा पॉजिटिव डिस्काउंट कर चुका है। डायरेक्शनली आप जो कहते हो कि SBI का हो रहा है, ऑटो का सेल्स नंबर्स हैव बीन गुड, कहीं पर ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, डायरेक्शन इज पॉजिटिव, बट मार्केट इज ऑलरेडी डिस्काउंटिंग दैट। और जो भी बाइंग हुई है, खास करके रिटेल बाइंग हुई है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल FI की पार्टिसिपेशन काफी लिमिटेड है। तो मार्केट में जो धक्का आएगा वो हो आ सकता है बिकॉज ऑफ ग्लोबल फैक्टर्स। कभी आएगा मुझे पता नहीं, यहाँ से 200 पॉइंट बढ़ के घटेगा वो भी मुझे पता नहीं, बट पीपल हैव टू वेट। गुरिल्ला वॉरफेयर जिसे कहते हैं, यू वेट फॉर द फॉल एंड व्हेन द फॉल कम्स बाय, बिकॉज दैट विल बी अ लवली बाइंग अपॉर्चुनिटी। रही बात आई थिंक बैंकिंग स्पेस में, आई थिंक आई एम स्पेसिफिक अगेन कि मेरे टॉप बेट्स रहेंगे इंडसइंड बैंक, कोटक, येस बैंक और HDFC बैंक, 4 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। बट all the stocks have gone up a little bit too sharply and I would wait for declines to make fresh buying in them. जो होल्ड ऑन करता हूँ, मुझे गाई नहीं है बेचने की, because they are my core holding. PSU banks में the only stock जहाँ पे मैं नेक निकाल के रिकमेंड करना चाहूंगा, मैं कहूँगा 5-10 रुपए कर सकता है, बट मुझे 20-25% ऊपर दिखता है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये स्टॉक मुझे पसंद है। ऑटो में आपने मुझे पूछा तो आई पर्सनली फील क्वाइट अ फ्यू स्टॉक्स हैव गॉन अप अ लिटिल बिट टू शार्पली, लेकिन इसमें ऑटो एंसिलरी कंपनीज में थोड़ा सा जोर लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि थोड़े से नाम हैव द कैपेसिटी ऑफ गोइंग अप फर्दर। उसमें एक नाम है वैपको इंडिया, WAPCO। आई थिंक दिस इज बिलोंग्स टू अ गुड ग्रुप, गुड कंपनी, गुड बिजनेस, गुड बैलेंस शीट। तो ये भाव में भी डिस्पाइट द रन अप, मुझे लगता है कि अगले 1 साल में द स्टॉक कैन बी 9,000 to 10,000 रुपीज स्टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक्स पे मेरा रखे आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे आखिरी प्रश्न आपसे, आज के 2 या फिर इनफैक्ट इस ट्रेडिंग वीक के लिए, हफ्ते भर के लिए, 1.5 हफ्ते के लिए, आपका कोई स्टॉक जिसको आप चीज करना चाहेंगे, जो क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से?
जैसे नतीजे आए थे मेरे हिसाब से वीरेंद्र जी, वोल्टास ने बहुत शानदार नतीजे पेश किए हैं। ईएमपी सेगमेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है और जैसे लेगेसी ऑर्डर्स जो लो मार्जिन थे ये खत्म हो रहे हैं। ऑर्डर बुक स्लोली एंड स्टेडीली इज इंचिंग अप 3,900 करोड़ के आसपास है, विच इज 1.4 टाइम्स बुक टू बिल। EBIT मार्जिन हमारे खुद के अनुमान में आई थिंक 5% आ सकता है अगले 2 वर्षों में। यूसीपी का परफॉर्मेंस इन लाइन रहा है और स्टेबल रहा है, लेकिन जैसे हीट वेव चल रही है मुझे लगता है यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स डिवीजन कैन डू एक्सीडिंगली वेल एंड गोइंग फॉरवर्ड ईपीएस के अनुमान भी हमको लगता है कि आई थिंक अपग्रेड्स बिल्कुल आ सकते हैं और FY17 FY18। तो क्लियरली मुझे लगता है आई थिंक टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ, मार्जिन एक्सपेंशन की वजह से अर्निंग्स अपग्रेड्स हो सकते हैं। तो वोल्टास इज स्टिल समथिंग दैट आई रिमेन एक्सट्रीमली पॉजिटिव अबाउट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस कार्यक्रम में शामिल के लिए, सभी काउंटर्स पर डिस्कस बैठने के लिए। अब हमारे साथ हेमंत ठुकराल है बात करने के लिए आदित्य बिरला मनी से। हेमंत, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। हेमंत, अगर आप इस बाजार में एक ऑप्शन राइटर नहीं है तो